Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss question number 5 and question number 6 of unit 4. Question number 5. What is flowchart and why it is used? flowchart क्या है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हम flowchart क्यों बनाते हैं? देखिए, जब भी हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका रिकॉर्ड मैन्युअली एंटर करना मुश्किल हो जाए, जिसको मैन्युअली हम मेंटेन ना कर सकें, जब ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्स बड़ी होना शुरू होती है तो वो कम्प्लेक्स हो जाती है, उसको हम मैन्युअली रन नहीं कर सकते। तो उस वक्त फिर हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए हमें उसके लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ता है। जिस तरह आप एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर आप छोटी शॉप लें तो उसमें आप देखें कि रिकॉर्ड मैन्युअली एंटर किया जाता है, लेकिन अगर आप एक सुपर मार्केट देखें, मार्ट देखें, तो वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे सॉफ्टवेयर बाकायदा डेवलप किया जाता है, वहाँ पे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज जो है वो एंट्री की जाती है। अब आप देखें कि जब ये नादरा का सिस्टम है, पहले इस सिस्टम के अंदर इसके लिए सॉफ्टवेयर नहीं था, इसको मैन्युअली रन किया जा रहा था या प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं था, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर इस नादरा के सिस्टम को कंप्यूटराइज किया गया, प्रॉपर एक डेटाबेस डेवलप की गई। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो उसके रिकॉर्ड को मैन्युअली मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है कि आप पेन उठाएं, कापी लें और उसको लिखना शुरू करें, और उसमें बहुत सारे फिर फॉल्स आ जाते हैं, बहुत सारी उसमें कमियां रह जाती हैं, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं होते। अब कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसकी एग्जांपल ले लें। अगर छोटा स्कूल है, छोटे लेवल का स्कूल है, तो उसको आप मैन्युअली रन कर सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को मैन्युअली आप जो है वो सेव कर सकते हैं, या वर्ड एक्सेल की फॉर्म में आप उसके रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब वही कोई ऐसा स्कूल हो जिसकी मल्टीनेशनल हो, या ऐसा हो जिसकी डिफरेंट जो है वो सिटीज़ के अंदर ब्रांचेस हो, तो उस रिकॉर्ड को, या बड़ा स्कूल हो, तो उसको फिर हम मैन्युअली उसके रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर सकते, उसमें फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो फिर उसके लिए बेटर जो सोल्यूशन होता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये आ गई कि हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं। सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया जाता है कि जब रिकॉर्ड्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युअली मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर के पीछे क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो बनता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलकर बनता है। एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ प्रोग्राम भी हो सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करता है, थाउजेंड ऑफ प्रोग्राम भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम भी हो सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर या ऑर्गेनाइजेशन कितनी कम्प्लेक्स है, कितनी बड़ी है, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, और उस हिसाब से उसके पीछे प्रोग्राम जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए हम जो है पहले प्रोग्राम लिखते हैं, उन प्रोग्राम की कलेक्शन का नाम ही सॉफ्टवेयर होता है। उनको जब हम कलेक्ट करते हैं तो वही सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलके सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनके पीछे जो लॉजिक है वो फ्लो चार्ट की है। प्रोग्राम डेवलप करने से पहले, प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले, प्रोग्राम जो है वो बनाने से पहले हमें फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। फ्लो चार्ट जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म होती है, या डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम कंप्यूटर के प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसके एडमिन सेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अंदर, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को पहले तो हमें इस प्रॉब्लम को सही तरह समझना होगा सॉफ्टवेयर बनाने से पहले कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए डिफरेंट जो वहाँ के पर्सोनल हैं, या डिफरेंट जो मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स, उनसे हमें डिफरेंट जो आईटी प्रोफेशनल हैं, उन जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे मीटिंग करनी पड़ती हैं।
ताकि प्रॉब्लम को सही तरह समझा जाए। तो प्रॉब्लम को समझने के बाद, प्रॉब्लम को जब सही तरह समझा जाता है, समझ लिया जाता है, तो उसके बाद उसके लिए फिर वो डिफरेंट स्टेप्स देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स होंगे। जब उन स्टेप्स को हम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ये जो स्टेप्स होते हैं, जब ये डिफरेंट जो स्टेप्स हमने अभी बात की है, ये जो स्टेप्स जब हम इनको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंबल्स की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास कंप्यूटर की ज़ुबान में इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, वो हमारे पास फ्लो चार्ट बन जाता है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जाता है, या सॉफ्टवेयर के पीछे जो फ्लो चार्ट है वो क्यों बनता है। डेफिनेटली जब हम डायरेक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते, इसके से पहले हमें जो है वो स्टेप्स को समझना पड़ता है, स्टेप्स बनाने पड़ते हैं, और उन स्टेप्स को हमें जब पिक्टोरियल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमारे पास फ्लो चार्ट आ जाता है, तो उस फ्लो चार्ट को सामने रख के हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट क्यों बनाया जाता है, फ्लो चार्ट क्यों नेसेसरी है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कि हमें डायरेक्ट जो है वो हम सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते, उसको डेवलप करना बहुत मुश्किल है। अगर हम डेवलप कर भी लें तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। तो ये जो स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को हम कलेक्ट करते हैं, इन स्टेप्स को हम जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि हम प्रोग्राम की लॉजिक को समझ जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना समझ जाते हैं, और उसको हम इजीली सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रोग्राम्स की शक्ल दे सकते हैं। क्योंकि प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है, जो अगला चैप्टर है आप इसमें डिटेल से देखेंगे भी, प्रोग्राम में ये होता है कि हमें जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हम जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम बनाने के जो लैंग्वेजेस हैं, उनमें हम डिफरेंट की तरह के जो रूल्स हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, उनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करके हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। सिंटैक्स होते हैं डिफरेंट के, हमने किस तरह स्टार्ट करना है, हमने आखिर में क्या जो है वो एंड किस तरह करना है, हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर या स्टेटमेंट्स को किस तरह एंड करना है, डिफरेंट जो हमारे जो कैरेक्टर है उनका क्या मकसद होता है। तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है प्रोग्राम्स के अंदर। जो हम लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम के लिए हमें इन डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हमें फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ये एक मुफीद टूल है, ये एक वैल्यूएबल टूल है, यूज़फुल टूल है प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि ये मदद करता है, ये हेल्प करता है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, जिसकी मदद से वो कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम बना सकता है। यानी कि फ्लो चार्ट को सामने रख के वो उसके लिए प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम को बनाना बहुत आसान होता है। उसको सिर्फ जो रूल्स हैं प्रोग्रामिंग के उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा ये प्रोग्रामर की हेल्प करता है जो स्टेप्स हैं उनको सीक्वेंस करने में, कि उनको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, किस स्टेप को पहले लाना है, किस स्टेप को बाद में लाना है। तो फ्लो चार्ट की मदद से वो स्टेप्स को ऑर्गेनाइज इजीली कर सकता है। ये जो इसके अलावा ये प्रोग्रामर की हेल्प करता है, जब वो प्रोग्राम बना रहा होता है तो वो प्रॉब्लम को जो जो प्रॉब्लम गिवन है फ्लो चार्ट की मदद से उस प्रॉब्लम के अंदर जो लॉजिक है उस लॉजिक को समझने में वो प्रोग्रामर की हेल्प करता है। इसके अलावा डेफिनेटली जब हम प्रोग्राम बना लेते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट तरह के एरर्स आते हैं। अब इन एरर को समझने के लिए, इन एरर को डीबग करने के लिए, ये एरर को डिटेक्ट करने के लिए, एरर प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स आते हैं, जो गलतियां आती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उनको एरर्स कहते हैं। और उन एरर के दूर करने के अमल को डीबगिंग प्रोसेस कहते हैं, या डीबग करना कहते हैं, या डिटेक्ट करना कहते हैं। तो प्रोग्रामर के लिए एरर्स को डीबग करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के एडवांटेजेस हैं जो कि फ़्लो चार्ट की मदद से एक प्रोग्रामर जो है वो अवेल कर सकता है, अचीव कर सकता है। इसलिए प्रोग्रामिंग जो है वो शुरू करने से पहले, ये सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, ये फ़्लो चार्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस फ़्लो चार्ट की मदद से ही वो प्रोग्राम को तरतीब दे सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, स्टेप्स को समझ सकता है, स्टेप्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सकता है,
और उसको ऑर्गेनाइज इजीली कर सकता है। उसके अंदर जो अगर एरर्स आ जाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर, तो उन एरर्स को इजीली फ्लो चार्ट को सामने रख के वो डीबग कर सकता है। फॉर एग्जांपल इनपुट है तो वो देखेगा इनपुट का फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है, अगर आउटपुट है तो आउटपुट का फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है, या आउटपुट की कमांड या स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ करनी है, अगर प्रोसेस करना है तो वो कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये डिफरेंट तरह के एडवांटेजेस हैं जो कि एक फ्लो चार्ट की मदद से प्रोग्रामर जो है वो अवेल करता है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस एनी 4 फ्लो चार्ट सिंबल। तो फ्लो चार्ट की हमने सिंबल को डिस्कस करनी है। 4 फ्लो चार्ट की सिंबल है, 6 लिखी हुई है यहाँ पे, 6 को हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो मैं दोबारा इनको डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपने एनी 4 जो आपको इजी लगती है उसको आपने उनको डिस्क्राइब कर देना है या उसको अपने नोटबुक में लिख लेना है। तो पहली है जी स्टार्ट टर्म या टर्मिनल सिंबल। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं या हम जब फ्लो चार्ट एंड करते हैं तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ की जाती है ओवल शेप में जो होती है उसको स्टार्ट या टर्मिनल सिंबल कहा जाता है। दूसरी है इनपुट आउटपुट सिंबल। जो पैरेललोग्राम में जो सिंबल होती है पैरेललोग्राम शेप की, जो आपने फ्लो चार्ट में देखे भी होगी, जिसमें हम डाटा को इनपुट करते हैं जैसे रीड इन मार्क्स या इनपुट मार्क्स। तो वो जो डाटा इनपुट किया जाता है वो इस सिंबल में किया जाता है, या डाटा को जब रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है तो उसको जहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं उसके लिए जो सिंबल यूज़ की जाती है उसे इनपुट आउटपुट सिंबल या पैरेललोग्राम सिंबल भी कहा जाता है, पैरेललोग्राम शेप में होती है। उसके बाद है जी प्रोसेसिंग सिंबल, जो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, जिसके अंदर हम सम इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखते थे फ्लो चार्ट में, आप लोगों ने देखा होगा। जिसमें यानी कि हमने जब डाटा को प्रोसेस करना है, कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, यानी प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ की जाती थी उसको प्रोसेसिंग सिंबल कहा जाता है। उसके बाद है जी डिसीजन सिंबल। डायमंड शेप में जो सिंबल थी, जिसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट जनरेट होता था, जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता था, वो इधर ट्रू फॉर्म में होता था और फॉल्स फॉर्म में होता था, यानी या तो वो रिज़ल्ट ट्रू देती थी या फॉल्स देती थी। उसके लिए जो सिंबल है वो डिसीजन सिंबल या डायमंड शेप, यानी कि मार्क्स ग्रेटर देन 33 तो ट्रू है तो पास है, लेस देन 33 है तो वो फेल है। टेम्परेचर है ग्रेटर देन 30 है या 35 है तो ट्रू है तो हॉट वेदर है, और अगर लेस देन 35 है तो वो प्रेजेंट वेदर, ये जो भी आपका मैसेज है वो। और इसके अलावा ये जो अगली जो सिंबल है वो है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस एरो जो आपको नज़र आती थी, लेफ़्ट एरो, राइट एरो या डाउन एरो जो आपको नज़र आती थी, ये फ्लो लाइंस हैं जो कि डिफरेंट जो प्रोसेस है उनको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए होती है कि नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद क्या होगा। उसके बाद है जी लास्ट कनेक्टर्स। कनेक्टर्स हमने जो सर्कल्स, जब हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एक पेज के ऊपर नहीं आ रहा, नेक्स्ट पेज पे जब जाता है तो वो लास्ट में हम सर्कल लगाते हैं और उसके ऊपर कोई कैपिटल लेटर इंग्लिश का लिख देते हैं, ए या बी या सी या एक्स वाई जेड में कोई भी जो है इंग्लिश का कैपिटल वर्ड लेटर जो हम लिखते हैं, और वो उसे कनेक्टर कहते हैं। ये किस मकसद के लिए होता है कि इसका मकसद ये है कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो भी कंटिन्यू है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। जिस तरह आपका जो पेज है उस पर आप पेज टर्नओवर या पीटीओ लिखते हैं, पेज टर्नओवर के नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन जा रहा है, तो ये भी इस तरह है कनेक्टर के हमारा जो फ्लो चार्ट है वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो ये फ्लो चार्ट की डिफरेंट सिंबल थी, और ये आपका यूनिट 4 है जिसके हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और इन दो के आपको इंशाल्लाह नोट्स भी आज मिल जाएंगे। तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में या शेयर कर देना, ये पूछ लेना है आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच।